इसे रोचक तरीके से देखें, समझें और इसके सबक को भी आत्मसात करें। आपकी प्रतिक्रिया? बिल्कुल, आपने इसको ठीक से एड्रेस किया है कि जो इतिहास है उसको भी नई पीढ़ी के साथ कैसे जोड़ा जा सकता है, इसलिए उसकी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना भी। सबसे बड़ी बात क्या है कि मैसेज आप पहुंचा रहे हैं कि नहीं पहुंचा रहे, और मैसेज को पहुंचाने के लिए समय के साथ चलना होता है। ऐतिहासिक सांस्कृतिक विरासत का जो मैसेज है वो नई पीढ़ी के तरीके से, टेक्नोलॉजी की मदद से और उसको ज्यादा इंटरेस्टिंग तरीके से बताया जाए। ये एक बड़ा काम होता है। एक बहुत महत्वपूर्ण काम और हुआ जिसके मैं टिप्पण छोटा सा कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री देश में बहुत हुए और सबने कुछ कुछ अपना 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 काम किया, अपना योगदान दिया है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के साथ क्या हुआ कि जो हिंदू धर्म को लेकर हमारे पास एक सेक्युलरिज्म को लेकर एक चर्चा हुआ करती थी, और हिंदू धर्म को एक थोड़ा सा डाउन करके देखने की परंपरा थी, तो वो प्रधानमंत्री ने उसे खत्म किया है और एक जो भाव है धर्म का, संस्कृति का, विरासत का, उसको गर्व के साथ वो सामने लेकर आए। आज के कार्यक्रमों को तीनों को देख लें आप, तो मुझे याद आई बात कि अयोध्या है जो राम की भूमि है, जहाँ धर्म के रास्ते पर चलना है। कुरुक्षेत्र है जहाँ धर्म के लिए युद्ध करना है, और गुरु तेग बहादुर है जहाँ धर्म के लिए शहीद हो जाना है। ये तीनों का कनेक्ट देखिए, और उस कनेक्ट को वो पूरी टेक्नोलॉजी के, आज वहां पर भी जब धर्म ध्वज फहरा रहे थे तो वो रिमोट से वो चल रहा था। तो टेक्नोलॉजी को भी साथ में जोड़ना, पहले होता था कि हम लोग साइंस को धर्म से अलग समझते थे, और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आमतौर पर हमारे जो धार्मिक स्थल हैं, साहित्य, सांस्कृतिक स्थल है, उन पर नहीं होता था। तो उन दोनों को जोड़कर भी प्रधानमंत्री ने पुरानी पीढ़ी को, पुरानी विरासत को, और आज की जो हमारी नई पीढ़ी है, नौजवान पीढ़ी है, उसको भी उसके साथ जोड़ने का काम किया। और ये बहुत, मेरे ख्याल से बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा कि महाभारत के अनुभव केंद्र पर आप जाएं तो पूरी महाभारत को और श्रीमद् भगवत गीता के संदेश को आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। वो जी आपको बिल्कुल। ज्यादा बेहतर तरीके से कम्युनिकेट करेगा। जाहिर है, तो कुरुक्षेत्र में स्थापित ये महाभारत अनुभव केंद्र जो महाभारत की कथा को आधुनिक तकनीक का उपयोग करके जीवंत रूप में प्रस्तुत कर रहा है, जहां 3D और डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा रहा है ताकि महाभारत की जो युद्ध की घटनाएं हैं, जो विभिन्न प्रसंग हैं, उन्हें डिजिटल माध्यम से प्रस्तुत किया जाए। यहाँ लाइट, साउंड और लेज़र टेक्नोलॉजी का भी यूज़ किया जा रहा है, जिससे युद्ध का माहौल और घटनाएं इतनी यथार्थवादी हो जाएं कि देखने वाला अपने आप को उसी युग में पहुंचा पाए। इसी के साथ टच इंटरैक्टिव डिस्प्लेस भी यहाँ दिए गए हैं। एक तरीके का इमर्सिव रूम भी है यहाँ, जहाँ पे इलेक्ट्रिक डिस्प्लेस हैं इमर्सिव रूम्स में, जहाँ आप उन रूम्स में इस ऐसा अनुभव करते हैं जैसे आपको लगता है कि आप जो सामने घटित हो रहा है उसका हिस्सा बन गए हैं। और इसी तरीके से काइनेटिक्स इंस्टॉलेशंस भी की गई हैं, जिसमें महाभारत के विभिन्न दृश्य और घटनाओं को गतिशील रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। अशोक जी, हम ये बातें सुनते आ रहे हैं कि किस तरीके से आज के आधुनिक दौर की चीज़ों को भी हम प्रस्तुत कर रहे हैं, लेकिन हम अपने इतिहास के पन्नों को भी सामने ला रहे हैं, और यहाँ तो हम अपनी सांस्कृतिक विरासत की बात कर रहे हैं। इस तरीके के अनुभव केंद्र आज के भारत और विकसित भारत की दिशा में कदम बढ़ाते भारत का ही उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, ये जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है, जो धरोहर है हमारी, इसको भुलाने का भी बहुत बड़ा प्रयास किया गया था। और हम जानते हैं कि जिस तरह के कुछ इतिहासकार स्वतंत्रता के बाद भारत के पटल पर उभरे, और उन्होंने जिस तरह से एक साजिश के तहत पूरी भारतीय विरासत, संस्कृति, उसको मिटाने की कोशिश की या उसको तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश की, पूरे इतिहास को, तो उसमें कहीं पर भी रामायण की बात करें या महाभारत की बात करें, उसको ये फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन कहा गया। ये तो एपिक्स हैं, ये तो नाटक लिखे गए हैं, इसमें कोई सत्यता नहीं है। ये प्रोपेगेंडा लगातार भारत में हुआ है, लेकिन भारत की जो जनता है वो उस विरासत को कभी भुला नहीं पाई। सदियों से ये जो विरासत थी उसको एक पीढ़ी ने दूसरी पीढ़ी को सुनाकर जीवित रखा। और आज जैसा अभी हम बात कर रहे थे कि नई तकनीक आने के बाद से हमने उस विरासत को फिर से जिंदा किया है, और आने वाली पीढ़ियों के लिए जिस तरह से तकनीकी के सहारे उसको आगे आने वाली हजारों पीढ़ियों के लिए भी हमने एक भूमि तैयार की है। अगर मैं एक चर्चा करूं तो अगर जब भी सिनेमा इस देश में आया तो सबसे पहले सिनेमा में भी रामायण महाभारत
और महाराजा हरिश्चंद्र, उस सारी विरासत को पर्दे पर लाकर जनता के सामने रखा गया ताकि वो एक तरह से जिंदा रह सके। रामलीला होती हैं और हमने देखा कृष्ण लीला, तो ये सब चलते चलते सदियों से जो हमारी संस्कृति थी वो जीवित रही। और आज इस विरासत को और नई तकनीक के साथ फिर से प्रस्तुत किया जा रहा है ताकि आने वाली पीढ़ियां जो नई तकनीक को ज्यादा विश्वास लेती हैं वो भी उस विरासत को अच्छी तरह से समझ सकें और उससे ये कुछ जो एक संदेश है गीता का, रामायण का संदेश है, ये सब को भी वो आत्मसात कर सकें। और मैं देख रहा हूं कि अभी नई पीढ़ी में नया एक तरह से उत्साह आ रहा है, वो इस तरह के कॉमिक भी पढ़ रहे हैं, वो इससे जुड़े हुए जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से महाभारत और रामायण के प्रसंग है उनको पढ़ रहे हैं, उसमें रुचि ले रहे हैं। तो ये जो अभी इस दौरान हम देख रहे हैं, पिछले 11 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दिशा में जो प्रयास किए हैं, चाहे वो राम मंदिर का हो, चाहे हम देखें आज का जो कार्यक्रम हो रहा है, जितने भी इस प्रकार से सांस्कृतिक विरासत को फिर से देश की जनता ही नहीं बल्कि दुनिया के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूंगा कि भारत का जो योग है, योगा जिसको हम कहते हैं, उसको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा उसकी स्वीकृति प्रदान करके 150 से ज्यादा देशों में आज योग को स्वीकार कर लिया गया है और उसमें इस्लामिक देश भी है। तो भारत की जो सांस्कृतिक धरोहर है वो किसी एक धर्म या संप्रदाय से जुड़ी हुई नहीं है, वो एक विश्व के लिए एक संदेश है। और आज दुनिया हमारी सांस्कृतिक धरोहर को फिर से अच्छी तरह से समझना चाह रही है। और ये जो प्रयास हो रहे हैं, चाहे राम मंदिर का हो या फिर आज कुरुक्षेत्र का हो, ये दुनिया भर में जितने भी एक जागरूक या जिज्ञासु लोग हैं वो इसको अच्छी तरह से समझना चाह रहे हैं। बिल्कुल अशोक जी, और इस वक्त समझने हम के जो बाद दृश्य दिखा रहे हैं दर्शकों को, वो भी इसी का एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं कि किस प्रकार हम तकनीक के माध्यम से अपनी विरासत के पन्नों को सबके समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, इस तरह से कि हम अपने आप को उस विरासत के साथ जोड़ सकें। ये तमाम जो इंस्टॉलेशंस की गई हैं, जो अनुभव दिए गए हैं, जो टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है, उसका एक ही लक्ष्य है कि 3D एक्सपीरियंस दिया जाए। ये इमर्सिव रूम है जहां इस वक्त प्रधानमंत्री देख रहे हैं कि किस तरीके से महाभारत के विभिन्न प्रसंगों को यहां पर प्रदर्शित किया जा रहा है, ताकि उस काल को हम इस 3D अनुभव के माध्यम से बहुत रोचक तरीके से देख सके। आज के युवा पीढ़ी, नए दौर की पीढ़ी, हम इसको डिजिटल पीढ़ी कहते हैं, कि डिजिटल टेक्नोलॉजी के साथ जुड़कर आगे बढ़ना चाहती है। और ये टेक्नोलॉजी वो है जो लगातार बहुत तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही है और विकास भी हो रहा है इसका। तो ऐसे में तमाम नई टेक्नोलॉजी को अपनी विरासत के साथ जोड़कर इस तरह के अनुभव केंद्र अगर हम बनाते हैं विजय त्रिवेदी जी, तो ये जो सरकार की, केंद्र सरकार की स्वदेश दर्शन योजना के तहत हम इस अनुभव केंद्र को तैयार किया है, ये एक उदाहरण भी प्रस्तुत करता है कि ऐसे अनुभव केंद्र आज के पीढ़ी को विरासत के साथ जोड़ने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, ताकि हम कुरुक्षेत्र जैसी ऐतिहासिक भूमि को, इसके माध्यम से पर्यटन को आगे बढ़ाने के जो लक्ष्य भी हैं हमारे, जिस तरीके से हम कुरुक्षेत्र की भूमि को गीता की भूमि के तौर पर प्रचार प्रसारित करना चाहते हैं और कर रहे हैं, तो ये जो हमारे लक्ष्य हैं, ये कुरुक्षेत्र की भूमि का ये अनुभव केंद्र एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। बिल्कुल ममता जी, बिल्कुल ठीक बात आपने कही। और जैसे टंडन साहब ने भी जिक्र किया कि पर्यटन का भी इसमें बढ़ावा मिलेगा। पर्यटन का बढ़ावा कब मिलता है? कि जब आपका उसमें इंटरेस्ट पैदा होता है। इंटरेस्ट कब पैदा होगा? आपने बार बार कहा कि ये डिजिटल जनरेशन है, तो जो डिजिटल जनरेशन है आप उसको डिजिटल माध्यम से ही कम्युनिकेट कर सकते हैं ना। ऐसा नहीं है कि उनका इंटरेस्ट नहीं है या वो जानना नहीं चाहते। हर कोई अपनी विरासत को, अपनी जड़ों को समझना चाहता है, लेकिन उसका माध्यम पर प्रयास नहीं किया गया। महाभारत तो आज नहीं बनी ना, कुरुक्षेत्र भी आज नहीं बना, अयोध्या भी आज नहीं बनी, लेकिन उसको एक पहले खुद समझना और फिर उसको दूसरी पीढ़ी तक, अगली पीढ़ी तक समझाना, उसके लिए इस तरह के जो अनुभव केंद्र है, मैं समझता हूँ ये तो बहुत बेहतर काम है। इसको देश भर में हमारे जो बहुत सारे सांस्कृतिक केंद्र हैं, अलग अलग धर्मों के भी हैं, अलग अलग इतिहास के भी हमारे जुड़े हुए बहुत सारे केंद्र हैं, उनको यदि इसी रास्ते पर इस बेहतर तरीके से डिजिटलाइजेशन के थ्रू, लाइट एंड साउंड के थ्रू यदि किया जाएगा तो वो नई पीढ़ी को उसमें आगे बढ़ाएगा। और फिर से मैं कह रहा हूँ कि ये केवल इतिहास और पर्यटन नहीं है, ये हमारा सांस्कृतिक गौरव है। मेघालय का जिक्र जो प्रधानमंत्री ने किया वो बहुत महत्वपूर्ण है। आपने
उसके बाद से हिंदुओं को, हिंदुस्तानियों को एक हीन भावना में बढ़ते हुए देखा। और उनकी एक्सरसाइज ये थी, क्योंकि हीन भावना में रहेंगे आप तो सिर उठाकर नहीं रह सकेंगे, किसी का जवाब नहीं दे सकेंगे। तो जब सांस्कृतिक विरासत को आप समझते हैं, महाभारत को आप समझते हैं, श्रीमद् भगवद गीता को आप समझते हैं, अयोध्या को आप समझते हैं, तो आप उस हीन भावना से निकलते हैं। नहीं तो अब तक यही समझाया जाता रहा कि नहीं, ये कुछ नहीं है, ये कर्मकांड है और ये नॉन प्रोग्रेसिव है। यदि इसको मैं ऑर्थोडॉक्स नहीं भी कहूँ तो ऑर्थोडॉक्स होने का जो एक तमगा बांधा गया, यदि आप राम का नाम लेते हो, आप अयोध्या, आजकल आप देख रहे हैं अयोध्या में मुझे बताया गया करीब करीब 40 करोड़ लोगों ने दर्शन वहां पर किए राम मंदिर निर्माण के बाद। तो इसका मतलब पहले नहीं होता था, क्योंकि आप एक हीन भावना के साथ निकल रहे थे। आज एक नया गौरव प्राप्त हो, बिल्कुल कंट्रास्ट हो गया ये। और ये कंट्रास्ट केवल राम मंदिर को लेकर नहीं हो रहा ना, ये डिजिटलाइजेशन, ये जो नई जनरेशन है वो राम मंदिर और 5 जनवरी से तेजस तक चल रही है, समझे। तो तेजस को भी समझना और गीता जी के जो संदेश है उसको भी समझना, और उसमें साइंस का, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम अपनी नई पीढ़ी को जो कनेक्ट कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि पूरे देश भर में पर्यटन मंत्रालय भी और जो हमारे सांस्कृतिक मंत्रालय है वो दोनों मिलकर इस पर काम करें, तो एक अलग तरीके का सांस्कृतिक गौरव जो होना चाहिए सांस्कृतिक विरासत के साथ वो होगा। और इसको सांस्कृतिक पुनर्जागरण भी कह सकते हैं। यदि आप हमारा इतिहास देखें, स्वामी विवेकानंद को देखें, अरविंदो को देखें, महर्षि अरविंदो को देखें, तो वो सारा काम सांस्कृतिक पुनर्जागरण का। और सांस्कृतिक पुनर्जागरण किसी भी देश के विकास की सबसे महत्वपूर्ण और पहली कड़ी मानी जाती है। आप सोचिए, मुगलों ने भी मंदिरों पर हमले क्यों किए? बहुत सारे लोग कहते हैं कि पैसा और सोने के लिए, सोना और पैसा के लिए नहीं, वो सोना और पैसा तो राजाओं और महाराजाओं जिनको उन्होंने हराया उनसे भी ले सकते थे। लेकिन वो सांस्कृतिक विरासत पर हमला था, वो आपके धर्म पर, आपकी संस्कृति पर, आपके मनोबल पर हमला था। वो जब आपके साथ टूटते जाते हैं तो आप कमजोर होते जाते हैं। और वहां उसके बाद जब अंग्रेजों का शासन आया तो उन्होंने भी वही किया। जिस नए शब्द को हमने गढ़ा आजादी के बाद, सेकुलरिज्म को, सेकुलर को, वो कोई शब्द किस लिए किया कि जो हिंदुत्व का गौरव है, जो सांस्कृतिक विरासत का गौरव है, उसको कहीं पर कमतर कर रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि सेकुलर लोग धर्म के विरोधी हैं, लेकिन धर्म को, धर्म के गौरव को समझना, तो ये इस पूरे रास्ते को समझना पड़ेगा। जो 1000 साल की बात बार बार आप करते हैं ना, तो वो 1000 साल में कोई हर दिन हमले थोड़ी होते रहे, लेकिन वो हर दिन आपकी सांस्कृतिक जो गौरव है उस पर हमला होता रहा। मंदिरों पर, हमारे जो धार्मिक स्थान है उन पर हमला, उनको तोड़ना, मैं उस प्रवृत्ति को मानता हूं कि इसको आप कमजोर कर देंगे तो कहीं पर भी आप लंबे समय तक शासन कर सकते हैं, राज कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। एक सांस्कृतिक यूनिक तरीका जो पतन है जड़ों को खोखला कर देता है, किसी भी राष्ट्र की जड़ों को खोखला कर देता है। और यही जो हमला किया गया, उसी के बाद अब जब सांस्कृतिक पुनर्जागरण का दौर देश में जारी है तो ये इसी महत्ता को दिखाता है कि हमें अपनी संस्कृति की जड़ों से जुड़ना होगा, तभी हम एक विकसित राष्ट्र की दिशा में सफल हो सकते हैं। क्योंकि वही राष्ट्र सफल हो पाए हैं जिन्होंने अपने इतिहास और अपने विरासत पर गर्व किया है। और ऐसे में यहाँ पर जब प्रधानमंत्री कुरुक्षेत्र में इस महाभारत अनुभव केंद्र का दौरा कर रहे हैं और इस वक्त स्मृति पट्टिका पे अपने विचार अंकित कर रहे हैं, हम देख सकते हैं कि यहाँ पर भी कुरु वंशावली भी दिखाई गई है, महाभारत का पूरा इतिहास। क्योंकि ये कुरु साम्राज्य, ये कुरुक्षेत्र जो है, ये कुरु राजा जो कुरु थे, कुरु राजा का ही कर्म क्षेत्र रहा था ये, जिसमें हालांकि उस वक्त कुरुक्षेत्र यानी राजा कुरु का जो साम्राज्य था वो काफी विराट था। उसमें हस्तिनापुर भी आता था, इंद्रप्रस्थ भी, कुरुक्षेत्र यानी धर्म क्षेत्र, महाभारत युद्ध का स्थल भी उसमें शामिल था, जो कहे तो आज के हरियाणा, दिल्ली या फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक का हिस्सा, जहां तक कुरु साम्राज्य फैला हुआ था। लेकिन ये वो अनुभव केंद्र है जहां ये कुरु साम्राज्य के बारे में, कुरु वंशावली के बारे में, क्योंकि वहीं पर आगे धृतराष्ट्र हुए, पांडु हुए, जिसके बाद आगे हम देख सकते हैं कि किस तरीके से महाभारत तक की जो कथा है उसके विभिन्न प्रसंगों को भी यहाँ दिखाया गया। आप देख सकते हैं ये दृश्य जहाँ दुर्योधन युधिष्ठिर के साथ चौसर खेलते हुए, और ये तमाम वो बातें हैं, ये वो बिंदु हैं जिनसे मुझे लगता है अशोक जी की एक ये भी तो बात समझनी जरूरी है कि ये मात्र एक स्थान नहीं है, एक पर्यटन स्थल ही नहीं है, बल्कि महाभारत के इतिहास के साथ उसके दर्शन को भी समझना, उसे भी आत्मसात करना और उसको भी स्पष्टता से सबके समक्ष